बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी हाजिर हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डीएनए के कंपोनेंट्स के बारे में, डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स और वो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे अरेंज होते थे वो हमने जाना था। और जिन लोगों ने वो लेक्चर दोबारा सुना है या जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना, तो मैं उनकी सहूलियत के लिए वो लेक्चर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग वो सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो डीएनए का वाटसन और क्रिक का मॉडल था वो क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शेरगुफ बेस रेशियोज क्या हैं, इनके बारे में। हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। इन 1953 एक साइंटिस्ट था लिनियस पॉलिंग, उसने ये कहा था कि डीएनए इज अ 3 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए के मॉलिक्यूल 3 स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल होता है। बट लेटर ऑन उसी साल वाटसन एंड क्रिक ने उसके साथ इख्तलाफ किया और ये अखज़ किया कि डीएनए का स्ट्रक्चर 3 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है बट इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए का स्टैंड जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, नॉट 3 स्टैंडर्ड। ये आपको समझ आ गई होगी। वाटसन एंड क्रिक ने जो बाद 1953 में ही डीएनए का मॉडल प्रपोज किया, तो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया वो किन रूल्स की बेस पे दिया वो हम देखते हैं। तो वाटसन और क्रिक का सबसे पहले जो उन्होंने जो लाइंस जिनको हेल्प किया जिन्होंने वाटसन और क्रिक की, वो सबसे पहली चीज़ है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए कंपोनेंट्स, के डीएनए के अंदर जो पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं उनकी केमिकल नेचर क्या है। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि डीएनए के अंदर कैसे डीऑक्सीराइबोज, शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होती हैं और कैसे वो फास्फोडाइस्टर के थ्रू जुड़ी होती हैं। उसके बाद शेरगुफ बेस रेशियोज की बेस पे उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया। देन एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं शेरगुफ बेस रेशियोज क्या है। शेरगुफ एक साइंटिस्ट था जिसने पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू ये फाइंड किया कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस पाई जाती हैं उनकी अमाउंट कितनी होती है। तो उसने ये कहा कि जो डीएनए के अंदर जो प्यूरिन्स पाई जाती हैं, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इन डीएनए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पैरामिडीन इन डीएनए, यानी कि प्यूरिन और पैरामिडीन बेसिस की अमाउंट सेम होती है। एक बात उसने ये कही। दूसरी बात उसने मजीद ये अंदर ये कही कि प्यूरिन बेसिस में जो एडिनिन है उसकी अमाउंट थाइमिन के, पैरामिडीन की थाइमिन के इक्वल होती है। सेम लाइक साइटोसिन जो है उसकी अमाउंट गवानीन के इक्वल होती है, यानी कि एक प्यूरिन बेस जो किसी दूसरी पैरामिडीन बेस के साथ बॉन्ड बनाती है उन दोनों की अमाउंट डीएनए के अंदर इक्वल होती है। और सेम लाइक जो एक और प्यूरिन बेस है गवानीन, वो जब साइटोसिन पैरामिडीन बेस के साथ बॉन्ड बनाती है तो इन दोनों की जो अमाउंट होती है वो डीएनए के अंदर इक्वल होती है। ये कहा था शेरगुफ ने। आगे हम देखते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस क्या है। एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए के जो डबल हेलिकल नेचर है वो इजीली हम देख सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक सबसे पहले रोजालैंड फ्लैकनर ने ये डीएनए के लिए यूज़ की। रोजालैंड फ्लैकनर एक साइंटिस्ट थी, उसने यूज़ की और उसने ये कहा कि डीएनए का जो हेलिक्स है वहाँ पे 2 रेगुलर पीरियोडिसिटीज पाई जाती हैं डीएनए बेसिस की, जो 3.4 एंगस्ट्रॉन और 34 एंगस्ट्रॉन है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या है। डीएनए डिफ्रैक्शन एनालिसिस में इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है और फिर एक किसी भी एक शीट होती है जिसके ऊपर हमें पिक्चर्स नज़र आती हैं, जो जिसकी मदद हम देख सकते हैं कि जो उसका जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो कैसा है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल। आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, यह है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने 1953 में जो मॉडल पेश किया डीएनए का, उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए डीएनए के हवाले से कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि डीएनए इज हेलिकल इन नेचर, यानी कि डबल हेलिक्स नेचर है डीएनए की।
डबल हेलिक्स नेचर कैसी है? उन्होंने ये कहा कि डीएनए इज नॉट कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपको पता है कि जब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनता है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उन्होंने कहा कि डीएनए के अंदर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं होता बट डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमको डीएनए का स्ट्रैंड भी कहते हैं हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है फिर उन्होंने ये कहा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में इस तरह ट्विस्ट हुए होते हैं जिस तरह स्प्रिंग होता है, स्पाइरल स्पाइरली आपस में ट्विस्ट हुए होते हैं। और इस वजह से डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिक्स नेचर का स्ट्रक्चर बनाता है। ये हम देखते हैं कि कैसे। दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड और अ डीएनए स्ट्रैंड। उन्होंने ये कहा था कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होता है। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपके पास आ गए और ये डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का। देखिए यहाँ पे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है, एक ये और एक जो आपको व्हाइट कलर सॉरी ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। और इन्होंने एक स्प्रिंग स्पाइरल शेप बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स नेचर ऑफ डीएनए। ये है वो डबल हेलिकल नेचर डीएनए की। अब हम देखते हैं कि डबल हेलिक्स जो है डीएनए का वो कैसे स्टैक हुआ होता है, स्टैकिंग ऑफ डबल हेलिक्स नेचर। डीएनए की जो बैकबोन है आप लोगों को पता है, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो शुगर फास्फेट कॉम्प्लेक्स से बनकर बना होता है, यानी कि उसके अंदर शुगर और फास्फेट ग्रुप्स पाए जाते हैं। ये है एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है राइबोस, ये फास्फेट, ये नाइट्रोजन बेस। जो डीएनए स्ट्रैंड बनाने में जो नाइट्रोजन बेस है उसका कोई रोल नहीं होता। डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन में हमेशा हेल्प करता है राइबोस शुगर और फास्फेट। ये अगला राइबोस, ये फिर अगला, इसी तरह ये राइबोस आ गए। ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपस में इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना दिया। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का। अब हम देखते हैं दूसरा भी स्ट्रैंड इसी तरह बन रहा है। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आ गए। दिस इज फास्फेट, फास्फेट ग्रुप, सॉरी मैंने यहाँ पे फास्फेट बॉन्ड लिख दिया गलती से। दिस इज नाइट्रोजन बेस एंड दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। ये है स्टैकिंग, कैसे डबल हेलिक्स आपस में स्टैक हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए के अंदर बेस पेयरिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है डिफरेंट बेसिस के अंदर, नाइट्रोजन बेसिस के अंदर। प्यूरीन बेसिस हमेशा पैरामिडीन बेसिस के साथ बॉन्ड बनाती हैं। एडिनिन थाइमिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, जबकि यहाँ पे देखें एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। ये हम आगे भी देखेंगे डायग्राम में कि कैसे बन रहा है बॉन्ड। तो उसके बाद जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है। यहाँ पे एक ध्यान में रखनी, एडिनिन सिर्फ थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती है जबकि गुआनिन सिर्फ साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है। और दिस इज नॉट डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है वाटसन एंड क्रिक मॉडल में हम देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट बेसिस ऑफिस में बॉन्ड बनाती है। एडिनिन का आपने स्ट्रक्चर याद रखना है रेड कलर, गुआनिन का ग्रीन, थाइमिन का ब्लू एंड साइटोसिन का येलो। ये आपने याद रखना है ज़हन में, क्योंकि हम जब डायग्राम शुरू करने जा रहे हैं तो यहाँ पे इन्हीं डायग्राम की मदद हम देखेंगे कैसे बॉन्ड बन रहा है। दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड एंड दिस इज सेकंड डीएनए स्ट्रैंड। ये है साइटोसिन आपके सामने। इसके साथ हमने क्या कहा था, गुआनिन बना दिया। ये ग्रीन में गुआनिन, ये एडेनिन आ गई, उसके साथ थाइमिन बनाती है। ये फिर गुआनिन आ गई, इसके साथ साइटोसिन, फिर थाइमिन, इसके साथ अब इसलिए एडेनिन, दिस इज साइटोसिन एंड इसके साथ गुआनिन, सेम लाइक। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक स्ट्रैंड ये है जिसमें मौजूद है सबसे पहले साइटोसिन, देन एडेनिन, देन गुआनिन, देन थाइमिन। दूसरी तरफ देखें तो सामने साइटोसिन के सामने मौजूद है गुआनिन,
यहाँ पे देखें कि मौजूद है एडेनिन, तो सामने मौजूद है थाइमीन। इसका मतलब है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन बेस डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर मौजूद होती है। इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड का ये स्ट्रैंड डीएनए का इसके कंप्लीमेंट्री है, यानी कि जो बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट है उन्हीं के कंप्लीमेंट्री बेसिस जो होंगी, जिनके साथ बॉन्ड बनेगा, वही बेसिस दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के अंदर मौजूद होंगी। ये डीएनए का 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, सेम लाइक यहाँ पे 3 प्राइम एंड यहाँ पे 5 प्राइम। और डीएनए का जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, दो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान फासला होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। दो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके दरमियान जो फासला हुआ है 3.4 एंगस्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। उम्मीद है आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स क्या है। शुगर बैकबोन्स इस तरह अरेंज हुई होती हैं कि एक हेलिक्स बन जाता है अनइक्वल ग्रूव्स का। डीएनए की अगर हम आगे जाके स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे वो दो अनइक्वल ग्रूव्स बनी होती हैं, इस तरह अरेंज हुई होती हैं कि दो अनइक्वल ग्रूव्स बनी होती हैं। एक ग्रुप को कहते हैं हम माइनर ग्रूव, दूसरे को कहते हैं मेजर ग्रूव। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो टाइप की ग्रूव्स बनी है। एक ग्रूव ये है, एरो पे आपने नजर रखनी है। एक ग्रूव ये है, एक ग्रूव ये है, और दूसरी ग्रूव ये है छोटी सी। ये छोटी ग्रूव है इसको हम कहते हैं माइनर ग्रूव। एंड मेजर ग्रूव, ये जो बड़ी ग्रुप बनी है इसको हम कह रहे हैं मेजर ग्रुप, सॉरी। अब इन ग्रुप्स का क्या काम है? जब डीएनए बन जाता है तो डीएनए सिर्फ डीएनए की फॉर्म में नहीं रहता सेल के अंदर। डीएनए आगे मजीद स्ट्रैक होकर हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके क्रोमोसोम बनाता है। तो ये इन ग्रुप्स का ये फायदा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो इनके अंदर स्ट्रैक हो जाती है। डीएनए की जो कॉइलिंग होती है हिस्टोन के साथ, वो इन्हीं ग्रुप्स की वजह से हिस्टोन इसके साथ मर्ज हुई होती है। और दो जो ग्रूव्स है, दो मेजर ग्रूव्स के दरमियान जो फासला होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉन। पीछे हमने बात की थी 34 एंगस्ट्रॉन और 3.4 एंगस्ट्रॉन की, आई थिंक एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो मेजर ग्रूव्स के दरमियान फासला होता है 34 एंगस्ट्रॉन, यानी कि डीएनए का एक जो बल आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके पे यहाँ तक, इनका जो फासला है वो है 34 एंगस्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि डीएनए इज अरेंज एंटी पैरेलली। डीएनए कैसे एंटी पैरेलली अरेंज हुआ होता है? डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड होता है 5 to 3 प्राइम वो रन करता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो 3 to 5 प्राइम रन करता है। अब हम देखेंगे 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या चीज़ है। यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर आया है, वही पीछे वाले जो न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पे देखें, ये कार्बन नंबर 1 है राइबोस शुगर का, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। फिर कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है फास्फेट ग्रुप। यानी यहाँ पे देखें कि ऊपर से हम देखें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 5 ऊपर है, यह है 5 प्राइम। फिर इसी तरह हम लास्ट न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब यहाँ पे देखें कि जो नीचे जा रहा है स्ट्रैंड वो जा रहा है कार्बन नंबर 3 के साथ, यानी कि 5 to 3 प्राइम। सेम लाइक जब डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वहां पे सबसे ऊपर होता है 3 प्राइम, यानी कि ये जो कार्बन नंबर 3 है वो ऊपर होता है, जबकि जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है वहां पे 5 प्राइम नीचे होता है। दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए। दिस इज वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएनए की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जो हर आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।